नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। हिंदी भाषा है भारत की आत्मा। विश्व में चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा। पूरा देश मना रहा है आज हिंदी दिवस। मऊगंज को जिला बनाने 20 को होगा जन आक्रोश आंदोलन। मामूली विवाद पर जमकर चले लाठी डंडे। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। भारत में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। अगर आंकड़ों के आधार पर बातें करें तो अंग्रेजी, स्पेनिश और मैड्रिन के बाद हिंदी दुनिया में चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। सिर्फ भारत ही नहीं, हिंदी बोलने और लिखने वाले लोग इस वक्त फिजी से लेकर नेपाल और दक्षिण अफ्रीका तक मिल जाएंगे। हम आपको बता दें कि हिंदी भाषियों का बड़ा जमावड़ा भारत में ही है, वो भी अधिकतर आबादी उत्तर भारत में ही बसी है। आखिरी जनगणना के डाटा को आधार बनाएं तो देश में करीब 43.63% जनता की पहली भाषा हिंदी पाई गई। यानी आज से 10 साल पहले देश के 125 करोड़ लोगों में से 53 करोड़ लोग हिंदी को ही मातृभाषा मानते थे। भारत में हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या बढ़ी है, बाकियों की घटी है। मज़ेदार बात यह है कि इस जनगणना के आंकड़ों में ये साफ हुआ था कि 1971 से 2011 के बीच हिंदी बोलने वालों की संख्या में 6% का इजाफा हुआ था, जबकि बाकी सभी भाषाओं को जानने वालों की संख्या में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। यानी हर दशक में हिंदी जानने वालों की संख्या औसतन 1.5% की दर से बढ़ी है। आपको बता दें कि हिंदी सभी लोगों को आसानी से समझ में आने वाली भाषा है। हिंदुस्तान से ही हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई थी और आज देश के एक बड़े हिस्से में इस भाषा का इस्तेमाल लोग करते हैं। पुराने ज़माने में देश का साहित्य ब्रज भाषा में लिखा जाता था, जिसके बाद एक ऐसी भाषा को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया जो आसानी से सभी के समझ में आ जाए। आपको बता दें कि गुण महाविद्यालय की पूर्व प्राचार्य एवं सेवानिवृत्त हिंदी प्राध्यापिका प्रतिभा चतुर्वेदी कहती हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय हिंदी को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी प्रयास किया गया। उन्होंने हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा दिया। उसके बाद सभी कहानियाँ, उपन्यास हिंदी भाषा में लिखे जाने लगे। पूर्व में हिंदी में सबसे ज़्यादा संस्कृत के शब्दों का इस्तेमाल होता था और बड़े पैमाने में संस्कृत के शब्द इसमें शामिल थे, लेकिन भारत में विदेशी आए और वे सत्ता में काबिज हो गए। फलस्वरूप भाषा में संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल कम हो गया और वे उर्दू, अंग्रेजी, फारसी के शब्दों का चलन तेजी से बढ़ने लगा। ये शब्द आज भी हिंदी में उपयोग किए जाते हैं। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें सबको समाहित करने की शक्ति है। हिंदी भले ही हिंदुस्तान की भाषा है और इसका प्रचार प्रसार आज पूरे विश्व में हो चुका है। हिंदी दिवस हम लोग इसलिए मनाते हैं कि हमारा प्रेम, हिंदी के प्रति हमारा जो प्रेम है वो पुनर्जीवित होता जाए। हिंदी के प्रति हमारी उपेक्षा न होने पाए और हम हर बार लोगों को जागृत करते रहें कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और इसके प्रति आदर का भाव होना चाहिए। पुरानी हिंदी और नई हिंदी में क्या फ़र्क देखते हैं? पहले की पुरानी हिंदी संस्कृत निष्ठ थी और धीरे धीरे इसमें संस्कृत के शब्दों का अभाव होता गया और सामान्य शब्दों का प्रयोग अधिक होने लगा ताकि सर्वजन के लिए हिंदी सरल और सुलभ हो सके। इसका जो रीज़न किसे मानती हैं, जो ये बदलाव आया है पुरानी हिंदी से लेकर नई हिंदी में आज की? पुरानी हिंदी और आज की हिंदी में बदलाव इसलिए आया है कि हमारे देश में बाहर से लोग आते गए और उनकी जो भाषा थी उनका प्रयोग हम लोग करने लगे, उनकी भाषा के शब्दों का प्रयोग हम लोग करने लगे ताकि उनके लिए भी भाषा वो सरल हो जाए और हमारे लिए भी सरलता हो जाए कि हम जो अपने भाव व्यक्त करना चाहते हैं उन विदेशी लोगों को बात समझ में आ जाए। वहीं जब हिंदी के संबंध में प्राध्यापिका प्रतिभा चतुर्वेदी से पूछा गया कि वर्तमान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना आवश्यक है,
तो उन्होंने कहा कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास करें। हिंदी दिवस पर हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि धीरे धीरे हिंदी का इस्तेमाल कम हो रहा है और अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चों को ज़्यादा समझदार माना जाता है। यही कारण है कि हिंदी के प्रति लोगों में जानकारी भी कम हो रही है। आम बोलचाल के साथ लिखते समय भी बड़े पैमाने पर अशुद्धियाँ लोग करते हैं। जिस हिंदी को सीखने के लिए विदेशी भारत आए, उससे प्रभावित हुए उस हिंदी से देश का युवा वर्ग दूरियां बना रहा है। आइए सुनते हैं इस संबंध में प्राध्यापिका प्रतिभा चतुर्वेदी से प्राप्त जानकारी के अंश। देखा जाता है कि आजकल हिंदी लोग को बोलना उचित भी नहीं समझते, क्योंकि मॉडर्न फॉरेन वो आ गई है। देखा ये जा रहा है कि जो व्यक्ति हिंदी में बोलता है वो गंवार है, अपढ़ है, और जो अंग्रेज़ी में बोलता है वो सुपीरियर है, वो बहुत अच्छा है, बहुत सम्माननीय है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि हमको अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति आदर का भाव होना चाहिए, और जो व्यक्ति हिंदी बोलता है उसके प्रति भी हम हिकारत की भावना न रखें, उसके प्रति भी हम घृणा की भावना न रखें। ये न माने कि वह निम्न कोटि का है और अंग्रेज़ी बोलने वाला सुपीरियर है, ऐसी मान्यता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ऐसी मान्यता होगी तो हम अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति आदर का भाव नहीं रख पाएंगे। हिंदी दिवस मनाया जाता है, पर इसके बावजूद आज तक इसे हिंदी राष्ट्रभाषा का मान्यता नहीं मिली है देश में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि हिंदी दिवस हम मनाते हैं और एक ही दिन मना करके रह जाते हैं। 14 सितंबर हमारे यहाँ हिंदी दिवस के लिए नियत किया गया है, और देखने को यही आता है कि 14 तारीख में हर जगह थोड़े थोड़े कार्यक्रम हो जाते हैं, और उसके बाद फिर वही हिंदी के प्रति हिकारत की भावना, अंग्रेज़ी के प्रति श्रद्धा भाव ये देखने को मिलता है। क्या ज़रूरत है शासन को कि इसे और बढ़ावा दिया जाए, जिससे इसकी पहचान बनी रहे? शासन कहता है कि अधिक से अधिक हिंदी में कार्य किए जाएं, विभागों में अधिक से अधिक काम हिंदी में किया जाए, और ये दिखाया जाए कि हमारा हिंदी के प्रति लगाव है। लेकिन फिर भी ऐसा हो नहीं पा रहा है। कहीं लोग कह देते हैं कि मशीनें हिंदी में है ही नहीं, कहीं लोग कह देते हैं टाइपराइटर जो है इंग्लिश वाला है, तो हम टाइप करें तो हिंदी में करें तो करें कैसे। तो लोग बाग अपना श्रद्धा भाव अंग्रेज़ी के प्रति दिखाते हुए दूसरी कमियों की तरफ ध्यान दिला देते हैं, और शासन की जो मर्जी है, शासन की जो भावना है, उसको क्रियान्वित नहीं होने देते हैं। पेड़ काटने को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ विवाद। बीच सड़क पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर की लाठियों की बरसात। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल। पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। हम आपको बता दें कि पेड़ काटने को लेकर दो पक्षों के बीच सड़क पर जमकर विवाद हुआ। विवाद के दौरान दोनों ही पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी और डंडे बरसाए। इस दौरान पास ही खड़े किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो कि अब सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। मारपीट का ये वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। आपको बता दें कि घटना जवा थाना क्षेत्र के सितलाहा गांव की है, जहां पेड़ काटने को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। घटना रविवार शाम की है, जहां दोनों पक्षों के बीच सड़क पर ही एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाए गए। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया में बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर से देखा जा रहा है कि किस तरह से बर्बरतापूर्वक दोनों ही पक्ष के लोग एक दूसरे पर ताबड़तोड़ लाठी और डंडे बरसा रहे हैं। मारपीट की इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हम आपको बता दें कि जवा थाना क्षेत्र के सितलाहा गांव के निवासी विवेक कुमार दुबे अपने घर से पेड़ की सूखी टहनी काटकर अपने घर ले जा रहे थे। इसी बीच
गांव के ही अफरोज शाहिल और फिरोज खान ने लकड़ी ले जाने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जिस पर दोनों पक्षों से कई लोग एकत्रित हो गए और बीच सड़क पर ही लाठी डंडों की बरसात होने लगी। मामले पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। आइए सुनते हैं घटना के संबंध में पीड़ित एवं एसपी रीवा नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। कुमार दुबे। कहाँ के रहने वाले, क्या मामला है? सिकलहा जवा। हाँ जवा। क्या मामला हुआ? मारपीट हुई? मारपीट हुआ, सूखी दाली थी उसको लेके जा रहे थे पहले भी, तो 2-3 दिन पहले तो उसको रोक दिए, बोले कि मत लेके जाओ, हमारा है, ये है वो है। फिर हम उसको छोड़ के चले आए और उसको फिर छोड़ के उधर ही चले आए। फिर इसके बाद भाई जी गए थे, जबा गए थे, तो उनको फिर वहाँ पे पकड़ के मारने लगे। मैं ऊपर खड़ा हुआ था चौराहे पे, तो 2-3 जन बताए कि वो लोग मार रहे हैं, तो फिर मैं भी गया उधर उनको बचाने के लिए, तो फिर मेरे को भी हावी पड़ गए। बिना बात कैसे मारना शुरू कर दिए? हाँ, बिना बात के विवाद के मारना शुरू कर दिए वो लोग। कौन कौन था मारने में? वो अफरोज था, साहिल था और उसके पप्पा थे फिरोज खान। कहाँ के रहने अब वाले? उसके भांजे भी थे। कहाँ के रहने वाले सब? वो सब नगमा के हैं। आपके गांव से कितना दूरी है? गांव से मेरे ही गांव में बसे हुए हैं, उनका गांव नहीं है, मगर मेरे ही गांव में बसे हुए हैं। मगर उधर से कोई भी गुजरता है तो वो लोग ऐसे ही करते हैं, उधर ही दारू शराब गांजा सब बेचते हैं। किसको मारते हैं? किसको मारे हैं आप? भाई को मेरे मारे थे, मेरे को मारे थे, और 2-3 दिन पहले और झगड़ा हुआ था उनका, पटेलों से हुआ था। मतलब विवादी टाइप का? हाँ, वो मतलब आए दिन विवाद उधर होता ही रहता है। भाई क्या नाम है आपके? विवेक कुमार दुबे। आपका नाम? विजेंद्र कुमार दुबे। परसों शाम को 12 तारीख को 2 पक्षों में पेड़ काटने को लेकर मामूली विवाद हुआ, जिसमें उसके पश्चात उनके बीच आपस में मारपीट हुई। तत्काल थाने में दोनों पक्षों का मेडिकल करा के FIR रजिस्टर की गई। कल उसी घटना से संबंधित एक वीडियो जब प्राप्त हुआ और जानकारी मिली कि इसमें इस प्रकार का कृत्य किया गया है, घटना की गंभीरता को देखते हुए SDPO के नेतृत्व में 3 थानों की टीम बनाई गई और मात्र 1 घंटे के अंदर ही 3 मुख्य आरोपी जो उसमें दिखाई दे रहे हैं उनको अरेस्ट किया गया। अभी जो घटना है उसकी विवेचना जारी है। SDPO और उनके आसपास के थानों की टीम मौके पर ही कैंप किए हुए है और इन्वेस्टिगेशन में आगे जैसा आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि रात को भी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर कुछ लोगों ने वीडियो लगाया था, परंतु जैसे उन्होंने देखा कि पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई है तत्परता से की गई है, तत्काल की गई है, उन लोगों ने धन्यवाद भी दिया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस प्रकार कोई कृत्य होता है तो समाज में उसको हम लोग उसको बंटवारे के रूप में उपयोग न करके आगे बढ़ के सौहार्द बढ़ाने में सहयोग करें। पूर्व विधायक मऊगंज सुखेंद्र सिंह बन्ना ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि आगामी 20 सितंबर को मऊगंज को जिला बनाने सहित क्षेत्र की जनता की अन्य समस्याओं को लेकर जन आक्रोश आंदोलन करेंगे। हम आपको बता दें कि जन आक्रोश आंदोलन के बारे में चर्चा करते हुए श्री बन्ना पूर्व विधायक द्वारा बताया गया कि जब मैंने चुनाव लड़ा और मुझे जनता ने अपना सेवक चुना था, तब मैंने
मऊगंज को जिला बनाने तथा बाणसागर का पानी सहित अन्य क्षेत्रीय समस्याओं के संबंध में क्षेत्र की आवाज को मैंने बुलंद किया था। इसी के चलते आगामी 20 सितंबर को मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने कहा है कि क्षेत्र की जनता की समस्याओं को लेकर जन आक्रोश आंदोलन करेंगे। ये जानकारी पूर्व विधायक अपने निवास में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने बताया कि जब वो 2013 में मऊगंज के विधायक बने थे, तब से लेकर आज तक मऊगंज को जिला बनाने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने बताया कि जिला न बनने के कारण उन्होंने मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा को 2-3 बार पहले भी रोक चुके हैं। प्रस्तुत है पत्रकार वार्ता के कुछ अंश। धन्यवाद पत्रकार साथियों, आप सबने समय दिया। जैसा कि आप सब जानते हैं, दिनांक 20 तारीख में मऊगंज को जिला बनाने को लेकर के, और साथ ही चाहे बाणसागर पानी की बात हो, चाहे बिजली घोषित कटौती की बात हो, चाहे आवारा पशुओं की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे युवा बेरोजगारों की बात हो, अन्य जनहित मुद्दों को लेकर के और ख़ासकर मऊगंज जिला बनाओ की बात को लेकर के एक आंदोलन है। और इस आंदोलन की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसा कि आप सब जानते हैं, जब मैं 2013 में विधायक था तो इस बात को लेकर के शिवराज सिंह चौहान से सदन से लेकर के सड़क तक हमने अपनी बात रखी कि जिला मऊगंज क्यों नहीं बन रहा है, उसको बनाया जाए। यहाँ तक कि 2018 में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की जनदर्शन यात्रा बनी, तब हमने इस बात को पूरे ताकत से रीवा कलेक्टर से आकर के और वैसे भी रखा कि अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मऊगंज में जनदर्शन यात्रा होगी तो मैं उनसे जिला बनाने की बात करूंगा, और अगर वो जिला नहीं बनाएंगे तो मैं उनको जनदर्शन यात्रा नहीं करने दूंगा। मैं आज भी उसी बात पर कायम हूं। और इसके बाद मुख्यमंत्री जी ने अपना कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि लगभग 3 साल बीत गए। बीच में 15 महीने की कमलनाथ जी की भी सरकार बनी, उसमें मऊगंज का तो नाम नहीं आया था, लेकिन मैहर का नाम आया। और मैं समझता हूँ कि जितने ज़िले उनके भी सरकार में बने उसको भी निरस्त कर दिया गया। साथ ही मऊगंज का नाम नहीं आया था। लेकिन अभी हाल ही में मुझे जानकारी लगी पत्राचार के माध्यम से कि देवास में बागली को जिला बनाने का नोटिफिकेशन जारी हुआ। तब मुझे ये लगा कि यह सही समय है। आखिर जब मऊगंज प्राथमिकता रखता है और जो ज़िले पहले से माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बनाए थे उसको निरस्त किया, और बागली का नाम आ रहा है जिला बनाया जाएगा, लेकिन मऊगंज का उसका नाम नहीं था। इन सब बातों को लेकर के हमने फिर से एक बड़ा आंदोलन मऊगंज में रखा है। और इस बात को पुरजोर तरीके से रखूँगा को मऊगंज को जिला बनाया जाए, और सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए हम लोग भरसक प्रयास करेंगे। और इस बात को लेकर के हमारे मऊगंज, देवतला और आसपास जो प्रभावित लोग हैं, जो चाहते हैं, वर्षों से इसकी लड़ाई है और जिला बनाने के लिए आक्रोशित है कि जिला बनाया जाए, लेकिन सरकार बनाने के पक्ष में अभी फ़िलहाल नहीं है। इन सब बातों को लेकर के हम लोग 20 तारीख को अपना जमघट करेंगे। कहता हूँ कि 2023 तक सरकार को बनाना ही पड़ेगा। ये लड़ाई हल्की नहीं है। कांग्रेस की सरकार थी तब आप ऐसा नहीं है। हमने एक बड़ा कार्यक्रम किया था, हमने अपने प्रभारी मंत्री को बुलाया, मुख्यमंत्री तो उसमें नहीं आए थे। हमने ये बात रखी, उसके बाद फिर से सरकार चली गई। जब तक जिला नहीं बनाया जाता आंदोलन चलता रहेगा। बिल्कुल, मैं 2023 तक पूरा प्रयास रहेगा कि इसी 2023 तक सरकार को बनाना पड़ेगा जिला, हर हाल। बार बार परीक्षा रद्द किए जाने से ITI छात्रों में आक्रोश, कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। छात्रों ने बताया कि हम लोग 2019 बैच के हैं और हमारी परीक्षा लगातार रद्द हो रही है। हम आपको बता दें कि आज भी ITI के छात्रों द्वारा बताया गया कि DGET के द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के परीक्षा रद्द कर दी गई। ये क्रम लगातार 2 वर्षों से जारी है, जिसके चलते छात्रों द्वारा आज कलेक्टर महोदय से मिलकर ज्ञापन पत्र सौंपा है तथा ये मांग की गई है कि यदि DGET द्वारा परीक्षाएं लेना संभव नहीं लगता तो किसी अन्य माध्यम से परीक्षा कराई जाए, या तो सभी प्रशिक्षणार्थियों को जनरल प्रमोशन देकर प्रोन्नत किया जाए।
आपको बता दें कि मार्च माह में भी ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया गया था, परंतु तकनीकी कारणों की वजह से परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद आज परीक्षा पुनः आयोजित की गई, जिसमें सभी छात्र अपने एडमिट कार्ड के साथ परीक्षा केंद्र में पहुंचे भी थे, परंतु आज पुनः छात्रों को बिना किसी पूर्व सूचना के परीक्षाएं रद्द कर दी गई, जिसमें जिले भर से कई सैकड़ा छात्रों का भविष्य अंधकार में हो रहा है। प्रस्तुत है ITI छात्रों से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिया द्विवेदी है। कहाँ पे पढ़ते हैं आप? हम सतपुरा ITI मऊगंज से हैं। क्या समस्या है आप? आज हम लोगों का पेपर था, हम लोग वहाँ पहुँचे 8 साढ़े 8 से पेपर था। हम लोग 9 बजे तक थे। हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी कि पेपर रद्द हो गई। हम लोगों ने अपने संस्था में जानकारी दी, हमारी संस्था के सर लोग हमारे साथ गए, वहाँ जानकारी दिए, वहाँ भोपाल में भी फ़ोन लगाए, वहाँ भी कोई जानकारी नहीं थी। आधे एक घंटे बाद बोले कि मौखिक रूप से आदेश आया है कि पेपर कैंसिल हो गया है। हम लोगों ने DGT ऑफिस गए, वहाँ ज्ञापन दिया, वहाँ भी बोला गया कि हम लोगों को ऐसी कोई जानकारी नहीं आई। अब हम लोग मऊगंज से आए हुए हैं, कहीं हम लोग कहीं कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब पेपर ऐसे कई बार हो, 2 बार 3 बार ऐसे कैंसिल हो रहे हैं पेपर। कब कितने साल कैसे कब से पेपर नहीं हुए आप लोग? हम लोग 2019 वाले बैच हैं, हम लोगों का अभी फर्स्ट ईयर का पेपर नहीं हुआ। आज कलेक्टर साहब से मिले आप लोग? हाँ। क्या बोले वो? सर बोले कि इसमें वही DGT परीक्षा लेगी, इसमें DGT जो करेगी तो करेगी, तो उसको लिख कर दिए हैं सर कि उसमें जाओ, वहाँ DGT ही करेगी। उन्होंने उनसे नहीं बताया कि भविष्य जो बर्बाद हो रहा है 2 साल जो इतना? बोले सर बोले इसकी वो DGT परीक्षा लेगी, इसमें हम क्या कर सकते हैं। अपने प्रचार से बात हुई आपके जहाँ कॉलेज में पढ़ते हैं आप? क्या बोल रहे हैं? संस्था को लाए, संस्था बोले हम बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, हम लोग बार बार ज्ञापन दे रहे हैं। अब हम वो संस्था ने बोला कि जो मेरी मदद होगी हमसे बोलिए। उन्होंने साथ में सर को भेजे कि बोल जो बच्चे चाहें वो करो। ये कुछ अभी तक समझ में नहीं आया कि किस लिए पेपर कैंसिल कर रहे हैं बार बार? कुछ नहीं समझ में आ रहा। कोरोना, बस यही बोलते हैं कोरोना के कारण। सर पिछली बार भी हम लोग सर्वर के कारण बोले कोरोना काल दूसरी लहर आ गई तब कैंसिल कर दिया गया। इस बार भी सर हम लोग कि अप्रेंटिस के लिए जॉब कहीं जाए हैं तो डेट भी जा रही है, 2 साल हो गए। कुल कितने छात्र होंगे आप लोग ITI के? ITI के हम लोग 250-300 छात्र हैं अपने संस्था से, और कई संस्था के भी सर छात्र थे वहाँ। अभी सभी जगह पूरे ज़िले में रुका हुआ है कॉलेज पेपर एग्ज़ाम? बहुत से लोगों का हो गया, बहुत से लोगों का रुक गया। इस हमारे फीटर में ही आधे बच्चों का हो गया, आधे बच्चों का रुक गया। आधे बच्चों कैसे हो गया एग्ज़ाम? सर डेट 10-10, 15-15 बच्चों का ले रहे थे, इस तरह में हो गया, हम लोगों का नहीं हुआ। एग्ज़ाम कब होना था? एग्ज़ाम आज था, दूसरी बार आज था, पहली बार अगस्त में था, ऑफलाइन हो गया। मार्च में था सर, तो ऑफलाइन हो गया था। हम लोगों का ED का और प्रैक्टिकल हो गया था, एम्प्लॉयबिलिटी और बर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन और थ्योरी का नहीं हुआ था। आज वो ऑनलाइन आज होना था। आज का डेट आया, ये देखिए। कानून का खौफ पैदा करने तथा अपराधियों को सचेत करने, जनता में विश्वास जमाने पुलिस द्वारा किया गया फ्लैग मार्च। कानून व्यवस्था में कसावट के लिए किए जाते हैं अक्सर ऐसे मार्च। आपको बता दें कि अपराधियों को सचेत करने और जनता में विश्वास जगाने के लिए सोमवार को पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। पुलिस कंट्रोल रूम से SP नवनीत भसीन लाव लश्कर के साथ शहर में निकले। मार्तंड स्कूल तिराहा, शिल्पी प्लाजा, मृगनयनी चौराहा, अस्पताल चौराहा, प्रकाश चौराहा, स्टेचू चौराहा तथा जयस्तंभ चौक से होते हुए पुलिस बल वापस पुलिस कंट्रोल रूम पहुंच गया। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व DGP ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून व्यवस्था में कसावट लाने, अपराधियों पर कार्रवाई करने और जनता में भरोसा जगाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। उन्होंने फ्लैग मार्च के भी निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में ये फ्लैग मार्च शहर में किया गया। त्योहारों के मद्देनजर भी ये फ्लैग मार्च महत्वपूर्ण माना जा रहा है। SP के साथ एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा, शहर के सभी थानों का बल, SP कार्यालय का बल, पुलिस लाइन का बल एवं SF का बल शामिल रहा। प्रस्तुत है एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। हमारे नए जो पुलिस कप्तान साहब आए हैं उन्होंने निर्देश दिए थे कि शहर में जनता के मन में सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए, और जो बदमाश हैं जो उल्टी सीधी हरकतें में इन्वॉल्व हो जाते हैं, दंडता कर जाते हैं, सीना जब्ती कर लेते हैं,
उन बदमाशों के मन में खौफ पैदा करने के हिसाब से इस रैली का जो पुलिस का फ्लैग मार्च था, इसका आज आयोजन किया गया था, जिसमें शहर के सभी थाना प्रभारी, पुलिस लाइन का बल, एसपी ऑफिस का बल सम्मिलित था। साथ में पुलिस कप्तान साहब, मैं, हमारे सीएसपी साहब, सभी थानों के थाना प्रभारी, डीएसपी ट्रैफिक के सूबेदार और बहुत सारा बल था उसमें प्रेजेंट था। इसमें जो रूट था, आप लोगों ने जानकारी में रहा होगा कि यहाँ से कंट्रोल रूम से बल का प्रारंभ किया गया था। मेन मार्केट शिल्पी प्लाजा से होते हुए ये अस्पताल चौराहे तक गया, फिर स्टेशन चौक से लेके जय स्तंभ होते हुए फिर वापस आया है। इसमें इसी तरह से अलग अलग रूटों पर इसी तरह से समय समय पर ये फ्लैग मार्च किया जाएगा। ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी समय समय पर किया जाएगा। सूर्यकांत तिवारी ने साधा सोने पर निशाना। इंदौर में चल रही 24वीं राज्य स्तरीय राइफल एवं पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता में रीवा की राइफल शूटिंग एकेडमी से 8 शूटरों ने प्रतिनिधित्व किया। 10 मीटर एयर राइफल मैन इंडिविजुअली इवेंट पर रीवा के होनहार शूटर सूर्यकांत तिवारी प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक प्राप्त किए। हम आपको बता दें कि रीवा राइफल शूटिंग एकेडमी के अध्यक्ष डॉक्टर MA सौदागर, जी पीयूष सिंह जी, SP बघेल, दीपांशु विश्वकर्मा, पुनीत परौहा ने सूर्यकांत तिवारी जी को मिली सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं और उनके कोच एवं विश्वकर्मा जी ने शुभकामनाएं दी। ऐसे ही शूटर हमारे रीवा जिले का नाम राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी अपना नाम और अपने शहर का नाम ऊंचा करते रहे सूर्यकांत तिवारी के लिए सभी ने ऐसा ही साधुवाद दिया है। अब राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में होने वाले नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में हमारे राज्य और रीवा शहर का सूर्यकांत तिवारी प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रस्तुत है इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अंश। आपका नाम? मेरा नाम सूर्यकांत तिवारी। सूर्यकांत तिवारी जी, बंदूक चलाने का शौक, निशानेबाजी में कैसे आपको ख्याल? सर, मेरे पापा जी पुलिस में थे, उनके पास एक गन थी, है ना, तो उसी के द्वारा मैं वहाँ पे बाहर जाके निशानेबाजी किया जाता था। और फिर मैं रीवा आया और यहाँ पे एक शूटिंग एकेडमी खुली थी, तो बस मैं उसको ज्वाइन कर लिया और फिर मेरा शौक हो गया। फिर इसके बाद मेरा इंटरेस्ट आया कि अब मेरे को ओलंपिक भी खेलना है। तो फिर आपको अभी कौन सा पुरस्कार कहाँ पे मिला? अभी 24th स्टेट कंपटीशन हो रहा था इंदौर में, जिसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। कितने लोगों ने सिलेक्शन में भाग लिया था? 3000 से 4000 के आसपास स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मैंने फर्स्ट रैंक हासिल किया है और मैंने स्वर्ण पदक जीता है। आप इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय मैं अपने पापा जी को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं के सहारे मैं आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। और जो ट्रेनिंग इन्होंने सिखाई उनके बारे में क्या कहना है? सबसे पहले मेरे पापा जी ने मेरे को इस मुकाम पे पहुँचाया। इसके बाद मैं जैसे ही रीवा आया, यहाँ पे रीवा राइफल शूटिंग एकेडमी के नाम से एक एकेडमी खुली है, क्लब खुला है। और फिर हमारे कोच हैं मिस्टर शिवम विश्वकर्मा जी, जिनके द्वारा मैंने आज स्वर्ण पदक हासिल किया है स्टेट कॉम्पिटिशन में। शिवम विश्वकर्मा जी, आपके अकेडमी से अभी तक कितने लोगों ने ट्रेनिंग ली और कितने लोगों ने पुरस्कार जीता? अभी हमारी एकेडमी 2019 से यहाँ पर रन कर रही है, जिसपे हमने लगभग 30 से 35 बच्चों को स्टेट चैम्पियनशिप खिला दिया है और लगभग हमने 10 बच्चों को नेशनल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट कराया हुआ है। इसमें से अभी हमारी एकेडमी का पहला गोल्ड मेडल हमारे पास में आया है सूर्यकांत तिवारी जी के द्वारा। 24th स्टेट MP शूटिंग चैम्पियनशिप में इन्होंने पूरे MP में अपना वर्चस्व रीवा शहर का बताया और फहराया और वहाँ से इन्होंने गोल्ड मेडल लेकर आए हुए हैं। इनका स्कोर वहाँ पर 400 आउट ऑफ 395 स्कोर किया हुआ है इन्होंने। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।